पूछना लेकिन बात प्रोडक्शन फंक्शन। अब नया पॉइंट चालू हो रहा है इस यूनिट का बेटा, ध्यान दीजिए कि क्या है, कैसे हमको पढ़ना है। पहली हर एक पैराग्राफ हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। व्हाट इज प्रोडक्शन, सीधा यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ और आप देख के चीजों को समझना चालू कर देना। The production function is a statement of relationship between firms which resources scarce मतलब limited, फर्म के पास resources limited, scarce resources limited resources, that is वो limited resources क्या है फर्म के पास, इनपुट। तो पहला पॉइंट आ गया कि रिलेशन बिटवीन में तो एक ही बात की, रिलेशन बिटवीन फर्म स्केर्स रिसोर्सेज एंड क्या बेटा, आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो हम लोग दो चीजों की बात करने वाले, एक इनपुट की और क्या आउटपुट की। अच्छा आगे और भी क्लियर हो गया। मोर स्पेसिफिकली इट इज स्टेटेड दैट टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, दो चीजों की बात की रही है, एक इनपुट की और आउटपुट की। लेकिन क्या स्केर्स है, लिमिटेड क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि बहुत अप्रोप्रिएट आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्केर्सिटी किसकी है, इनपुट की आउटपुट की, इनपुट की। याद रखो तो इनपुट जो है उनका दैट इज ना स्केर्स रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज क्या बेटा, इनपुट। The production function can be algebraically expressed in form of equation, in form of an equation in which output is dependent variable and input is independent। दूसरा एमसीक्यू हो गया। चलो मुझे बताओ हम प्रोडक्शन फंक्शन में कौन से दो चीजों की बात करते हैं, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट आंसर, ये पहला एमसीक्यू आ सकता है। दो वेरिएबल, इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, आउटपुट कब होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, जब तुम्हारे पास रहेगा इनपुट। तो आउटपुट कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, इनपुट पे। और इनपुट का कोई संबंध नहीं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे प्राइस और डिमांड। तो अगर ये सवाल आया तो ध्यान देना कि देयर आर टू वेरिएबल्स इन प्रोडक्शन फंक्शन, वन इज इनपुट अनदर इज आउटपुट। कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इज इनपुट, डिपेंडेंट इज आउटपुट। क्लियर हो गया, बाद में पढ़ने की जरूरत, ठीक है। तो इसको जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में ए बी सी डी एन तक जितने भी वो वेरिएबल रहेंगे। नाउ where Q stands for rate of output of given commodity and ABCD and N तक जो भी है are the different factors, मतलब क्या रहेगा बेटा, inputs and services used per unit of time। अब तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ और बहुत आराम से देखना, प्रोडक्शन फंक्शन का करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, इस पे सवाल आते हो, दो तीन इक्वेशन फिर के मारेंगे एबीसीडी। तुमको देखना है Q इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में ए बी सी डी अंटिल एन तक, मतलब एन नंबर ऑफ यूनिट और ब्रैकेट क्लोज कर। आपको पूछा जाएगा ये तो पहला सवाल कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन का कौन सा इक्वेशन है बेटा, एक्सप्रेस इन, ठीक है। तो ये उसका सही इक्वेशन है। अब वो पूछेंगे इसमें Q क्या डिनोट करता है, आउटपुट, और ये क्या है, इनपुट, दैट्स ऑल। तो आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए आपने उतना ऑब्जर्व करके इकोनॉमिक्स पढ़ा क्या कि प्रोडक्शन फंक्शन अलजेब्रिकली आपको पता है कि है, बट इसमें क्यू डिनोट्स दैट इनपुट आउटपुट बोथ, आउटपुट, और ये फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ये क्या है, इनपुट। क्लियर है मालिक। तो जितना तुम्हारा इनपुट रहेगा उतना क्यू का होगा, तुम्हारा आउटपुट होगा। तो ये डिपेंडेंट हो गया किस पे, तुम्हारे इनपुट पे। क्या यहां तक दिमाग में जा रही चीज, देखना ये अब भी ऐसे पढ़ोगे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो दिक्कत रहेगी नहीं तुम्हारे, नहीं तो बाद में यही चैप्टर फिर प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि हम लोग ध्यान पहले से नहीं देते। इनपुट आउटपुट का विषय खत्म, अब इसमें दो तीन एमसीक्यू तुम्हारे आराम से उड़ेंगे। नाउ assumption ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अब बात करते हैं assumption। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमांड में बेटा assumption है, क्या assumption है जरा बता। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए। ये क्या था मुझे बताओ, ये एक्सेप्ट, ये आपने असम्पशन बताया, लेकिन अच्छा यूटिलिटी सिंपल पूछता हूँ, यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू पता है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू का डीएमयू में उन्होंने क्या बोला, हम अज्यूम करेंगे कि बंदा एक ही बार बैठ के एक ही टाइम पे वो बंदा वही चीज कंटिन्यूस खा रहा है और जैसे जैसे खाते जाएगा वैसे उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम।
हम अज्यूम करेंगे कि उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर वो तीखा खा रहा है तो तीखा ही खाएगा, मीठा उसके टेस्ट चेंज, हम ये क्या कर रहे हैं, अज्यूम। अब तुम बोलोगे, मुझे को सवाल पूछोगे, सब प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ी ना होता है यार। कोई बंदा अगर कोई चीज खा रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो मल्टीपल चीजों को फोकस करता है, जबकि लॉ ऑफ डेवी बोलता है कि उसने एक ही चीज पे फोकस रहना चाहिए। तो अजम्पशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि लॉजिकल या इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, लेकिन असम्पशन है। तब तो कोई सवाल नहीं था। तो असम्पशन है, भले वो इलॉजिकल, उसने लगा है कि एक ही टाइम बैठना चाहिए, इंडिविजिबल नहीं होना चाहिए, फलाना देखना, जो भी है। तो अब ये जो चीजें है, तो इकोनॉमिक्स बहुत बार असम्पशन पे बेस्ड है। तो तुमने असम्पशन तब लर्न भी कर लिए और बोला लॉ ऑफ गेम ऐसे ही होता है। अरे पहला सबसे बड़ा असम्पशन तो यही था कि यूटिलिटी को नंबर्स में गिन सकते, जबकि यूटिलिटी को नंबर में गिन ही नहीं सकते। ठीक है ना, ये असम्पशन है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल मेजर कर सकते हैं। मैं क्यों ये पॉइंट को वापस सामने ला रहा हूं, क्योंकि तब तुम्हारे दिमाग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और तुम असम्पशन पढ़ के चले, तब तुमने लॉजिक यूज नहीं किया, क्योंकि तुमने पढ़ा। अभी तुम्हारा सवाल तो यही होना चाहिए था बारे में कि सर जब गिन ही नहीं सकते तो फालतू ये पढ़ना ही नहीं, लेकिन मार्क्स है तो पढ़ना तो पड़ा। तो अब सीन क्या है, इन्होंने वापस शुरुआत कैसे की, असम्पशन ऑफ विच फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। और ये असम्पशन पहले याद रख लेना, तो आगे डाउट्स नहीं आएंगे और आंसर गलत नहीं होगा। अगर तुम असम्पशन को ही नहीं लेके चलोगे और बाद में प्रॅक्टिकल सोच के आंसर दोगे, फिर यहाँ पे इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि सर आम्हाला तर असं वाटतं, मग इथं असं का दिलं। ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन समझो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको असम्पशन को पहले रीड करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी चीजें शुरू करना। और जब जब लॉ ऑफ डीएमयू, अल्फ्रेड मार्शल के पास कोई भी क्रिटिसिज्म बोलते ना, उसको नाम रखता था, ये पागल क्या बने होते, काम कर असम्पशन पढ़। अगर मेरे असम्पशन सही तो लॉ बराबर, बिना असम्पशन फॉलो किए लॉ पढ़ने का नहीं, खत्म बात। तो ये असम्पशन क्या है, there are three main assumptions underlying any production function. First, we assume that relation between input and output exists for specific period of time. In other words, Q is not measure of accumulated output over a time. मतलब बोलेंगे एक महीना, 10 दिन, एक साल, तो हम ये जो भी आउटपुट गिनेंगे वो कौन से टाइम के लिए गिनेंगे, फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा नहीं, पहला assumption। दूसरा, सेकंड, it is assumed that there is given state of the art in production technology. Any innovation would cause change in the relation between given input and their output. For example, use of robotic in manufacturing or a more efficient software package for financial analysis would change the input output relation. तो उन्होंने कहा कि कभी भी बदलाव आ सकता है, बदलाव आने की वजह से किस रेशियो में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, इनपुट आउटपुट में चेंज हो जाएगा। Okay, third assumption is that whatever input combination are included in particular function, the output resulting from their utilization is at maximum level. और हम ये assume करेंगे कि इनपुट जितने भी डाले हैं उससे जो भी आउटपुट लाया, तो हमने assume किया कि तुमने बेस्ट पॉसिबल तरीके से इनपुट को यूज किया और ये आउटपुट उसका मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ आ सकता नहीं। तो कितने assumption उन्होंने बताए, 3। और आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू assumption या करेक्ट assumption, तुमने तो पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब वापस जाते, देखो पहला असम्पशन क्या था बेटा, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर, तो पहला था मैं बोलूं स्पेसिफिक पीरियड आना चाहिए। दूसरा असम्पशन क्या था, स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब क्या था, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ आर्ट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एनी इनोवेशन वुड कॉज, क्या हो सकता है, चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, जो भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो स्टेट ऑफ आर्ट याद रखना, ये वाला एक वर्ड था। और थर्ड असम्पशन क्या है बेटा, इनपुट कॉम्बिनेशन are included in a particular function such output result। हम ये बोलेंगे कि यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इनपुट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, तो आउटपुट आ रहा है। तो ये 2-3 बार पढ़ लेने के, और ये आपको पूछा जाएगा ऑल ऑफ द अबव आंसर ना, तो सही बात है, लेकिन इतने हमने असम्पशन पढ़। द प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड, अब देखो, द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट। तो हमने जितना मिनिमम इनपुट में कैसा आउटपुट किया है, मैक्सिमम, कम से कम, इसको किसे कहते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो अच्छे तरीके से हर एक सेकंड, हर एक वर्कर का हर एक मिनट, हर एक सेकंड और अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर एक स्पेस बहुत सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हो और मैक्सिमम क्या लेकर प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, आउटपुट। इट इज डिफाइंड फॉर गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट that can be produced with given quantity of input under given state of technical क्या बेटा, knowledge। सैमुअलसन ने बात की है, तो सैमुअलसन को एक बार अंडरलाइन कर लेना, अगर नाम आएगा तो नया इकोनॉमिक्स का नाम आपके सामने आ रहा है क्या बेटा, सैमुअलसन।
It can be defined as minimum quantity of various input that are required to yield a given quantity of क्या बेटा output. अब वापस क्या बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, पूरा चीज पढ़ा, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये मॉरल. कम से कम इनपुट में आपको प्रोडक्टिविटी कैसे चाहिए, मैक्सिमम. ठीक है, दैट्स ऑल. द आउटपुट टेक्स्ट, और हर एक लाइन आपके लिए पढ़ो तो प्लीज पढ़िए. मेरे को आवाज की बातों की आवाज आ रही है, जब मैं पकड़ूंगा तो ध्यान देना, हर एक लाइन पढ़ो. द आउटपुट टेक्स्ट the form of volume of goods and services, and the input are different factors of production, that is land, labor, capital and enterprise. What is output? The output is share. What is input? Input इसमें रहेगा इसका मटेरियल, लैंड, मतलब जो फैक्ट्री बनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इनपुट. तो आपको पूछा कि प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली क्या ट्रीट होते हैं, इनपुट क्या आउटपुट. आंसर इज इनपुट. आंसर इज इनपुट. तो देखो यार, जो आउटपुट टेक्स फॉर्म द form of volume of goods and services, and the input are different factors of production such as क्या बेटा, land, labor, capital, entrepreneur. To illustrate, for company which produce beverages, the input could be fixed assets such as plant and machinery, raw and material such as क्या बेटा, carbonated water, sweeteners and flavorish, and labor such as assembling line workers, supporting staff, supervisors, personnel, etc. For the purpose of analysis, the whole array of input in production function can be reduced to two, L and K. Restarting the equation. अब उन्होंने कहा है for the purpose of, assumption पे जाना और पहले लाइन पढ़ना, बाद में सवाल मत पूछना. For the purpose of analysis, हमने क्या किया, इनपुट, इनपुट में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चार. लैंड, लेबर, कैपिटल, कितने हैं, चार. लेकिन ये पढ़ो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस the whole array of input in production function can be reduced to 4 की 2 मतलब चार में से दो चीजों को लेके आएंगे, L and K. अब देखो Q मतलब क्या, आउटपुट. Q is equal to function of input, और इनपुट पे दो ही चीजें रखे, L और K. where Q is output, L is labor और K is for बेटा कैपिटल. तो ये कहीं पे अगर तुमको दिया तो बोलना मत कि सर चारों क्यों नहीं आएंगे, और मॉड्यूल का एक पेज तुम पढ़ रहे हो. अब आओ शॉर्ट रन वर्सेस क्या बेटा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, पहला पैराग्राफ आप रीड करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़े, और मैं पूछूंगा सवाल कि आपने क्या पढ़ा. अगर सवाल डेफिनेटली पूछूंगा, मैंने बिना एक्सप्लेन, तो प्लीज थोड़ा अटेंशन बढ़ा देना. हो गया पढ़ के, चलो ध्यान दो भैया, पे अटेंशन. आई होप आप पढ़ के तो ही गया यही लाइन. ठीक है, हाथ ऊपर करके आंसर करने का सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेगा. मुझे बताना कि बेटा कितने प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, मतलब यूजुअली किस कौन से चीजों की रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, दो. क्या बेटा, वेरी गुड. पहले सवाल का आंसर आपने बराबर दिया, एक है इनपुट और एक है आउटपुट. कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, आउटपुट ये डिपेंडेंट है और इनपुट ये इंडिपेंडेंट. वेरी गुड. अब हमने देखा कि वैसे तो अच्छा, मुझे बता ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अच्छा, ये उससे पहले इसका अलजेब्रिकली वो इक्वेशन था, क्या था वो, Q is equal to F of ब्रैकेट में A, B, C, D और ऐसे डॉट करके N तक था, बराबर. इस पे Q क्या था, आउटपुट, और ये क्या था, इनपुट, बराबर.
अब हमने बोला हम रिड्यूस कर देंगे हमारे इनपुट को, मतलब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना, दो, और दो चीजें रखी, एक के और एक क्या, एल। के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। तुम यहाँ पे आके तो लिखे क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड क्या, के। यहां तक डरने वाली, ओके। अब तुमने पढ़ा कि यहाँ पे हम चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक शॉर्ट रन और एक क्या बेटा, लॉन्ग। ठीक है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। मेरा सवाल है और आंसर हाथ ऊपर करके करना, खुद को आंसर देना। सर, पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने पिछले दो कंपनी, एक पीक्यूआर लिमिटेड है और एक एबीसी लिमिटेड। बहुत शांति से देखना, ऑब्जर्व करना, लॉजिक लगाना। यहाँ पे देखो, अंदर पढ़ो मत, बात मैं पूछ रहा था, हम पढ़ते रहे, पढ़ना बन गया, हो गया था पढ़ना। ठीक, तो ये दो कंपनी है और हाथ ऊपर करके आंसर देना। ये कंपनी शुरू हुई थी 2016 में और ये कंपनी चालू हुआ है 1 अप्रैल 2023 और आज क्या चल रहा है, सितंबर ना, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6-7 महीने हुए। इस कंपनी ने पिछले 5-6 साल से चल रही है, बहुत अच्छा खासा इसका बिजनेस है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अच्छे से चल रहा है। इस कंपनी का भी प्रोडक्शन फंक्शन जस्ट चालू हुआ है। कौन सा शॉर्ट रन रहेगा और कौन सा लॉन्ग रन, एक मिनट। ऑप्शन ए पीक्यूआर ये शॉर्ट रन है, ऑप्शन बी एबीसी ये शॉर्ट रन है, ऑप्शन सी डिपेंड, सर पता नहीं कौन सा शॉर्ट रन है कौन सा लॉन्ग रन है। किन्हें लगता है कि पीक्यूआर ये शॉर्ट रन है, हाथ ऊपर करें। किसे लगता है एबीसी शॉर्ट रन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू, यस, अकॉर्डिंग टू बेटा कम है, 1 साल से कम है। अकॉर्डिंग टू अनुजा, यस। अकॉर्डिंग टू आदित्य, 1 साल से कम है। अकॉर्डिंग टू अनुजा, न्यूली स्टार्टेड है। ओके, और भी कुछ? क्या सिर्फ टाइम फैक्टर को तुमने कंसीडर किया है क्या फिलहाल? कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि सर नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना 5 साल ये वाली कंपनी भी शॉर्ट रन हो सकती है। अगर इन्होंने क्या किया कि उसका जो इनपुट है वो एटलीस्ट एक इनपुट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैसे बात है ऊपर कि जो भी कंपनी भले 10 साल चलने दो, डजंट मैटर, क्या वो शॉर्ट रन हो सकती है? आंसर इज यस। अगर उसके इनपुट में, मतलब अगर इसके फैक्टर्स का प्रोडक्शन में एटलीस्ट एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, फिक्स, मतलब कांस्टेंट। ये तुमने पढ़ा ढूंढा, अगर इंटरप्रेट नहीं किया तो फिर तुम्हारी पढ़ाई रीडिंग को सुधारना पड़ेगा, फिर आपको कोई ऐसे पढ़ा के नहीं कुछ कर सकता। मालिक थोड़ा फोकस करो, पढ़ने की स्ट्रेटेजी को, तरीके को बदलो। अब यही चीज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप मैं पढ़ रहा हूँ, जिनको समझ गया बहुत ब्रिलियंट है, और ये अप्रिसिएशन वाली बात है कि सच में अच्छे से कर रहे हो। जिनको नहीं समझा तो उनको समझ सकता है, तो आपको समझना ही चाहिए था। द प्रोडक्शन फंक्शन firm can study in the context of क्या बेटा, short run और long run. It is to be noted that in economic analysis the difference between short run and long run is not related to any particular measurement of time. और कुछ बच्चे नॉट खा गए रहेंगे क्या क्या मैं पढ़ के, और जैसे नॉट खाया तो उन्होंने यही पढ़ा, इट इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं, तो डेज मंथ और ईयर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। In fact, it refers to extent to which firm can vary मतलब change। ठीक है, firm can vary the amount of input in the production process। एक सवाल आएगा, आउटपुट पे डिपेंड होता है या इनपुट पे? आंसर इज वेरी ऑफ व्हाट, इनपुट नॉट आउटपुट। आउटपुट फर्क नहीं करेगा, वो बदलते रहेगा। याद रखना, तुम ढूंढ लो वहां पे दोनों इनपुट आउटपुट कर लोगे, लेकिन सवाल ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करना है, तो इनपुट को ऑब्जर्व करो कि आउटपुट तुमने बोला था, सबने दोनों बोला इनपुट आउटपुट, जय माता दी नहीं, वो किस पे रहेगा, इनपुट। और इनपुट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, हम कितना है यहाँ पे पकड़ रहे हैं, एटलीस्ट 2। A period will be considered short run period if the amount at least one input used is remains क्या बेटा, unchanged during that period। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या unchanged रहेगा पता है, यूजुअली कैपिटल। लेबर चेंज होते रहेंगे, कम आए 10 आए 5 आए 15 आए, उसमें मैटर नहीं होगा। The short run period function shows maximum amount of goods and service that can be produced by set of क्या बेटा input, जितना उनके पास है उसमें मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है। Assuming क्या बढ़ा बेटा, assuming that the amount of at least one input used remains for fixed or unchanged. Generally, it has been observed that during the short run, in short run, a firm cannot install new capital equipment to increase क्या बेटा प्रोडक्शन। और ये देखा गया है कि शॉर्ट रन में कोई बड़ा चीज, बड़ी इंस्टॉलमेंट, बड़ी मशीनरी कभी हम इंस्टॉल कर सकते नहीं है, वो सडन चेंज नहीं होता है। ठीक है, इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये है the capital is fixed factor in what, short run। Thus in short run
द प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड बाय होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल क्या बेटा फिक्स। तो यहाँ पे क्या फिक्स रहेगा के, याद रखना क्या फिक्स रहेगा के। और पुराने मॉड्यूल में ऐसे देते थे, आपके इसमें दिया कि नहीं, जो कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं ऐसे बार बोलते, ठीक है। नाउ while varying amount of other factors, लेबर बदल जाएगा, मटेरियल बदल जाएगा, और यहाँ पे हमको जो लॉ स्टडी करना है, और इसका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए जितना मैंने बोला है पूरा का पूरा लैंग्वेज एज इट इज रिलेवेंट है आपके थ्योरी लिखने में, फेंकने में आपको काम में आएगा। सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, और ऐसा इकोनॉमिक्स है, मतलब तुम पढ़ते नहीं तो फिर बोलते एफआई का काही नसतं, और एफआई में अगर ये लैंग्वेज ही नहीं बना तुम कैसे लिखो पेपर बिना पढ़े। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो। तो शॉर्ट रन में हम जो लॉ पढ़ते हैं वो कौन सा लॉ पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन का लॉ। कौन सा लॉ, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या शॉर्ट रन समझा हमारे, जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो लॉ आपको अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन का है कि लॉन्ग रन का है, शॉर्ट रन। अच्छा शॉर्ट रन टाइम पीरियड पे डिपेंड है क्या, नहीं, किस पे डिपेंड है, एटलीस्ट इनपुट क्या आउटपुट कि बोथ इनपुट क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रन। अगर सब चेंज हो गया तो खत्म, लॉन्ग रन। अगर सारे इनपुट, द प्रोडक्शन फंक्शन कैन आल्सो बी स्टडीड इन लॉन्ग रन। द लॉन्ग रन इज पीरियड ऑफ टाइम दैट इज प्लानिंग हॉरिजन इन व्हिच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। आईएमपी अंडरलाइन कर। लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट्स व्हाई वेरिएबल। It is time period when firm will able to install new machine, capital equipments, apart from increasing the variable factors of production. A long run production function show maximum quantity of goods and services that can be produced by state of input, assuming that, again what I am assuming that firm is free to vary the amount of all its input being used. उसको जो लगता है वो बदल सकते हैं, all input change हो जाएगा। The behavior of production when all factors are varied is subject to matter, और यहाँ पे एक नया लॉ आया, that is law of return to scale, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो आगे जाके आपको दो लॉ पढ़ने, अब तक आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू। अब आप आके फर्स्ट ईयर बीकॉम में या तो सीए फाउंडेशन में अगेन दो लॉ पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है शॉर्ट रन का, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है लॉन्ग रन का। जहां पे, और ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन कैसे डिसाइड हो रहे हैं बेटा, जहां पे सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फैक्टर्स मतलब इनपुट, राइट, और जहां पे एटलीस्ट एक कांस्टेंट है वहां पे क्या होगा, शॉर्ट रन। और कौन सा लॉ रहेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल। क्या यहाँ पे खत्म हो गया क्या, यस। यहाँ पे दो थोड़ा सा नाम है वो आप रीड करो, कॉक डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। अभी कौन सा डोगला है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ना, नहीं मैं बोलता हूँ क्या एमसीक्यू आता है, अभी आपको बताया था। आपने अलजेब्रिक इक्वेशन देखा, क्या था, Q इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी सी डी है, मतलब, और वो एबीसीडी को बाद में तुमने कन्वर्ट किस में कर दिया, के और एल, ये तो मानते हो कि नहीं। और आपको ये पूछा जाएगा कि ये कॉक डोगलास का ये वाला इक्वेशन रहेगा, Q इज इक्वल टू के एल, ए रहेगा सी और ऊपर ए माइनस वन। अभी पूरा मैथ इस पे लोड मत लो, लेकिन एक बार पढ़ लो, लेकिन ये सवाल आएगा और तब तुम इसका आंसर नहीं दे पाओगे, स्टार्टिंग से पढ़ो। ये कौन सा भी, ये नाम जो तुमने डोगलास जो नाम पढ़ गया इससे, ये बहुत महान व्यक्ति था, फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉक डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। पॉल एच डोगलास एंड सी डब्ल्यू कॉक, ये दो लोग थे, ये भाई एक, ये भाई एक, दोनों का एक नाम मिला दिया। कहाँ के थे ये, यूएसए के। स्टडी द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ American manufacturing industry in the original form. This production function applies not to okay beta individual firm but the whole manufacturing in the United States. In this case, output is manufacturing production and input used as a labor in capital. और एक सवाल मैं तुमको पूछता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे कि यार चल रहा है अभी तुम्हारा थोड़ा ध्यान हटा ना उधर ही तुम्हारा मार्क्स चला था, ऐसे बराबर देखती कि बच्चे कहाँ पे इग्नोर करें। जिनके अपने इस बैच में 4-5 बच्चे ऐसे रीड कर लो, डाल लो, ये यहाँ पे तो कोई पूछेगी भी नहीं कि कौन था। यहाँ पे एक सवाल है छुपा हुआ, इन ओरिजिनल फॉर्म दिस प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज, नॉट का बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू इंडिविजुअल फॉर्म बट होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो माइक्रो लेवल पे नहीं, कौन से लेवल पे स्टडी हो रहा है, मैक्रो, एक यूनिट पे नहीं पूरे इंडस्ट्री पे लगा रहे। ओके, दूसरा, इन दिस केस आउटपुट जो है
क्योंकि हम प्रोडक्शन फंक्शन दो चीजों के लेके चलते हैं, इनपुट और क्या आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, एंड इनपुट क्या है, लेबर है क्या। तो कोप डोगलास फंक्शन इज स्टेटेड एज Q, where Q is what बेटा, आउटपुट, L is quantity labor, और C for क्या बेटा था, क्वांटिटी ऑफ क्या, कैपिटल। K and A, अब ये जो A दिया हुआ है, आर विच फैक्टर पॉजिटिव। बस इस पे ना एक सवाल आता है वेरी वेरी आईएमपी, वो ये पूछते हैं कि कॉप डोगलास का जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसमें ए है बोले। अब होता है हाँ पता नहीं रहेगा तो भी रहेगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि बोलते हैं। अब बच्चे ने सारा पढ़ा नहीं रहता है, क्या पॉजिटिव, हमको तो इक्वेशन नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं के फॉर व्हाट, के फॉर व्हाट मालिक, क्यू फॉर व्हाट मालिक, आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ लेबर, एल फॉर क्या हो गया, लेबर, सी क्या हो गया, उन्होंने कहा है क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। के एंड ए, अब इसमें ये जो के और ए, इसको कौन सा बोला बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट, और ऑप्शन यही आ रहा है उधर, और एक एमसीक्यू है ऑप्शन ए, कि ये जो इस फॉर्मूला में बहुत बार वो एक को ही पूछते हैं सिर्फ, ये कौन सा कांस्टेंट है, पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या बेटा, पॉजिटिव कांस्टेंट। और यहाँ पे एक मार्क्स हमारा बढ़ गया। इन कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम दिस फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडी इज दैट लेबर कंट्रीब्यूटेड अबाउट 3.5 एंड कैपिटल अबाउट 1/4 ऑफ द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। सर ये नहीं समझा, ये मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या कहा, मेरा 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यूनिट, 100 यूनिट, तो इसमें से लेबर की वजह से कितना और कैपिटल की वजह से कितना निकाला, तो इसके हिसाब से ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाएगा, और एग्जिटिव पूछते हैं। और मैं तुमको एक गारंटी है, तो एक बार ये मॉड्यूल में से करके आप कोई भी पेपर देखो, ये इसको आईएमपी कर लो तो बाद में काम में आएगा। कि पहले तो ये बिना समझे, पहले तो ये बताओ 3/4 और 1/4 किसका 3/4 कंट्रीब्यूशन है, लेबर, तो आप लेबर रिस्पेक्टिवली लिखोगे 3/4, और किसका 1/4 है, कैपिटल। और ये क्या है सर, जो कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फेमस स्टैटिस्टिकल स्टडीज दैट लेबर कंट्रीब्यूटेड अबाउट 3/4 कैप एंड कैपिटल अबाउट 1/4 इन इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तो 100 यूनिट बढ़ रहे तो लेबर ने काम मेहनत करके वो थे इसलिए बढ़े, तो 75 यूनिट्स लेबर की वजह से बने, और क्योंकि कैपिटल था उसका रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते, कितने यूनिट बने, 25। तो ये आंसर याद आएगा बेटा। दो चीजों को उन्होंने कंसीडर किया, एक लेबर और एक क्या, कैपिटल। किसका 3/4 है, किसका 1/4 है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू सबसे इजी तरीके से, क्योंकि यही पे है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो कॉप दोगला को इग्नोर किया। यहां से गारंटेड तुम्हारे एग्जाम में लिख के देता हूं कि आएगा ही आएगा, और तुम ये लिख के ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से तो आपको इक्वेशन पे पूछेंगे, नहीं तो पॉजिटिव कांस्टेंट पे पूछेंगे, नहीं तो फिर 1/3 और 1/3 का पूछेंगे, और नहीं तो पूछ के आपको क्या पूछ लिया जाएगा, तुम्हारा ऑनलाइन लगेगा, और कौन आएगा 5 मिनट। और क्या पूछेंगे पता है, एक सवाल ऐसे होगा कि किसी कंपनी ने 1500 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है, एज पर कॉप डोगलास मैन्युफैक्चरिंग का कितना इसमें पार्टिसिपेशन है। तो आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, 1500 डिवाइडेड बाय 4, मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटल का कितना रोल रहेगा, 1/4, और 1/4 क्या अमाउंट आता है, निकाल कैलकुलेटर, 15 को डिवाइडेड बाय क्या कितना आता है, 375। ओके, तो ये आपका आंसर अगर रहा वहां पे तो लिखना, बाद में ऐसे बोलना है सर ने सिखाया नहीं। ये तुमको अभी एनालिटिक्स है, मतलब इसमें तुमने क्या सीख लिया, 1/4 और 3/4। अभी कहीं पे भी घुमा के पूछा तो इंक्रीज में लेबर का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 3/4, और कैपिटल का कितना रहेगा, 1/4। दैट्स ऑल, डन वाले, यहां तक। और कॉप डोगलास के बाद जो इंपॉर्टेंट है सारे मैंने चीज करवा के दी। अब आप आए हो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये बहुत ही सिंपल। अगर आप देखोगे तो ये पूरी चीज नहीं पढ़ेंगे, और ये पढ़ा तो आपको कभी समझ में नहीं आता ना, ये टेबल आपको रीड करना है, क्योंकि टेबल रीड किया तो अगेन माउस उठ जाता, आपको समझता है सारा सीन चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हम लोग जाएंगे सीधा पहले तो, और यहाँ पे पहले चीजों को समझना है। ये डायग्राम अगर तुमको समझा तो ऊपर का हर एक थियरी पॉइंट समझा, अगर ये डायग्राम नहीं समझा तो फिर ये ऐसे होगा कि यार पता नहीं, मतलब बाउंसर जाते इस तरह है। ये तुमको बोल रहा हूँ सीए फाउंडेशन में क्या लिखना है, एमसीक्यूज। एफवाई बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में लर्न करके पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
तो इसीलिए अच्छे से ध्यान दो कि तुमको लर्न तो करना है, इतना कंटेंट तो लिखना है, देयर इज नो चॉइस। तो इसलिए अब अच्छे से ध्यान दो, तो एक तीर में दो काम हो जाएंगे। पे अटेंशन। अब यहाँ पे उन्होंने वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और क्या दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इस तरीके से देखो कि ये तुमने पढ़ा हुआ है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, और एक्सपेंडिचर में पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर, बोलते हैं ना कि एवरेज एक्सपेंडिचर या आउटपुट या मार्जिनल। तो टोटल एवरेज मार्जिनल आपको बताएगा, आपको फॉर्मूला भी पता है। एवरेज का क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो याद है, टीएन वाला, जो है ऊपर वाले में से माइनस कर दो, ऐसे ही कुछ थे, बट हमको वहां पे जाना ही नहीं। तीन चीजें, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्योंकि हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, वेरिएबल। इन्होंने तीन फेजेस में चीजों को डिवाइड कर दिया, स्टेज 1 ये वाला, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको दिख रहा होगा एक चीज कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व, मैं थोड़ा इसे और जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे, और ये आपकी बैच में और अच्छे से होगा कि जो प्रीवियस बैच में उधर तो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट का संबंध नहीं था। तो मैं ऐसे बोलता था, मेरा इमेजिनेशन करता था, बोलता था टेक्स्ट बुक में देखो आप लोग कब जा रहे थे। अब जो बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे थे तो देख लेते थे, अब जो सीरियसली नहीं पढ़ते थे वो सिर्फ कब देखते, साला क्या क्या कौन सा। लेकिन अब आप लोगों को ये नहीं होगा कि मैं जो दिखाऊंगा वहीं पे आप ध्यान देने वाले, तो आपका खुद का स्किल नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये कौन सा कर्व है बेटा, टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस वन इसलिए प्रॉब्लम होता था यहाँ पे करना, फिर भी तुम्हारे लग रहे मुझे आया बातें ना कुछ है। ये कौन सा बेटा, मार्जिन है। और ये वाला जो है ये है। अब कर्व के बारे में आपको सिर्फ ना एफआई करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा, और इवन तुम्हारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। वो ये पूछेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो पहला स्टेज है, उसमें टोटल जो प्रोडक्ट है, एक है टोटल प्रोडक्ट, एक क्या बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक क्या है, एवरेज। सवाल ये है कि फर्स्ट स्टेज पे कौन सा कर्व इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। सच बात ना, ध्यान से, फर्स्ट स्टेज पे ऐसा कौन सा एक कर्व है जो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। आंसर इज वेरी करेक्ट, दैट इज मार्जिनल। एक लेवल पे हो गया गया गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम था, उस पॉइंट पे कुछ तो हलचल हुई है। और ये जो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे तो डिमिनिश बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था, वापस कुछ उठा हुआ है जो भी है। लेकिन इस पॉइंट को एक कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ क्या कहा जाता है उससे, इन्फ्लेक्शन ऐसे कुछ कहा जाता है, होगा ये रहा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पॉइंट ऑफ क्या बेटा, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये दो पॉइंट बताए, ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व कर। मुझे बताना बेटा कि कौन से स्टेज पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल हुए। हाँ, लेकिन कौन सी, स्टेज 1 के एंड में, स्टेज 2 के एंड में, 3 के एंड में, एंड बोल रहा हूँ, 1 के एंड में, 2 के स्टार्ट, ऐसे अगर आप ऐसे एमसीक्यू तो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऊपर बहुत लिखा था और एक भी चीज दिमाग में जाती नहीं, मेरा क्या ही समझा। अब तुम ये समझ लो कि ऊपर दिमाग लगा पाओगे। तो स्टेज 1 की एंड में मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता। यस, इक्वल बोले तो क्यों सर, ये देखो यहाँ पे कर सकते, ट्रू और फॉल्स। व्हेन माय एवरेज, और तुमको पता नहीं, तुमको सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर, दिमाग लगाओ, इसको देखना, मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हेन माय एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, at that point of time my marginal product is equal to average product. True, क्योंकि स्टेज 1 पे मेरा मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ा, इसके बाद तो क्या चालू होने लगा, डिक्लाइन। तो ये मैक्सिमम कब था, यहाँ पे, और जब ये मैक्सिमम था तो बट ऑब्वियस ये तब क्या था, मतलब ये क्या हो गए, इक्वल। करेक्ट बोला कि नहीं, ओके। एट फर्स्ट स्टेज माय एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ इंक्रीजेस, दोनों ही बढ़ रहे हैं, बट एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस
ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ट्रू और फॉल्स? कैसे बराबर, क्या ज्यादा पड़ रहा है? मार्जिनल। और जी समझ रहे हैं? फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर इतना याद नहीं रहता ये चैप्टर, हम यहाँ पे ऑप्शन में डालते हैं कि सीधा चालू करते, बोले ये तो तुम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, और कितना सिंपल और सिंपल तरीके से आंसर दे रहे हो, मैं तुमको इतना अभी अपन लर्निंग तुमको तुमको खुद ड्रॉ करते आएगा ये चार्ट 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद। तो तुमने सिर्फ ये चार्ट ड्रॉ करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा खत्म। और यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी उन्होंने लिख लिख के चीजें दी, उनके एग्जाम्पल दे जो समझते हैं, लेकिन यही चीज अल्टीमेटली बोलना है ये कि फर्स्ट स्टेज पे मेरा, और मैं कौन सी स्टेज बोल रहा हूँ? फर्स्ट स्टेज पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बढ़ रहा है, लेकिन क्या ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है? मार्जिनल। इन फर्स्ट स्टेज व्हेन माय मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन, at that time average product is maximum या more than marginal product, true or false? false, क्योंकि डिक्लाइन भी हुआ तो भी ऊपर ही है, मतलब बढ़ा तो भी ऊपर था और डिक्लाइन हुआ तो भी ऊपर है, तो दोनों ही केस में किससे ऊपर है? एवरेज प्रोडक्ट। आना समझ रही है? मतलब इतने सारे पॉइंट बताए तो सारे पॉइंट समझे ना कि बढ़े तो भी ऊपर है, डिक्लाइन हो तो भी ऊपर है, भाई भले गिर रहा है लेकिन भले डिक्लाइन हो रहा लेकिन है तो इससे ऊपर, तो ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा और ये धीरे धीरे स्पीड से बढ़ रहा है। इतने पॉइंट क्लियर है मालिक? तो स्टेज 1 ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे या तो मतलब वो आउट रिटर्न जो स्केल में आएगा, इधर नहीं है, लेकिन याद रखना कि कौन से लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे ये भी आएगा, और तुमको बताओ। तो फर्स्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज पे देखना, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, और वो टॉप पे पहुंच चुका है। कौन से लेवल पे? सेकेंड स्टेज के एंड पे, मतलब थर्ड स्टेज के बिगिनिंग पे तुम्हारा क्या मैक्सिमम हो चुका है? टोटल प्रोडक्ट। ओके, स्टेज 2। अब अगर मैं कुछ ना लिखूं और मैं एक सवाल पूछता हूं, इन स्टेज 2 माय एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर डिक्लाइन, बट माय एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, ट्रू और फॉल्स? समझा नहीं? एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये कौन सा है? ये क्या है? कौन शार्पली डिक्लाइन हो रहा है? बढ़ कौन ज्यादा रहा था? मार्जिन। गिर भी कौन ज्यादा? मार्जिन। और आप लोग इसी, और यही एमसीक्यूज होता है एक्चुअली, और ये इधर ही तुमको ट्रू फॉल्स और ऐसी सारी चीजें करनी, और ये डिफिकल्ट है। अगर आप देखो इसको दिमाग में उसका पिक्चर खींच लो तो खत्म बात। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज सबसे सिंपल और स्टोरी हो जाती है। तो गिर रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से गिर रहा है कंपेयर टू एवरेज, तो स्लो रेट से डिक्लाइन हो रहा है, ये थोड़ा फास्ट रेट से डिक्लाइन हो रहा है। समझ रहा है मालिक? एट द एंड ऑफ द स्टेज व्हेन माय मार्जिनल प्रोडक्ट is zero, my total product is negative. False. When my marginal product is zero, total product is maximum. वाला utility वाला point हो गया. When my total product is maximum, marginal product is zero. ठीक है? And when my total product is decline, stage 3, my marginal product is negative. बोल सकते हो? ये भी तुमको आता है और ये बन गया। स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं। स्टेज 3 में क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जा रहा, और एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट ने किसको टच नहीं किया है? एक्स एक्सिस को टच किया हुआ नहीं है। क्या करता हूँ? गिर रहा है लेकिन इतना भी नहीं गिरा कि उसने डायरेक्ट एक्स एक्सिस को टच किया, धीरे धीरे उसका जिंदगी में आराम से गिरावट आ रही, छोड़ दो। कितने स्टेज देखे तुमने? 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है। अब मैं तुमको ये और इफेक्टिवली कैसे बता सकता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखेंगे, सब हम पढ़ेंगे। अब इसको एक 10 सेकंड अपन देख लेते, ट्राई करते हैं कि बिना देखे हमको ड्रॉ करना है तो क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे? ठीक है ना। और ये तुम्हारे ड्राइंग कैसे आनी चाहिए दिमाग में, ताकि आप फिर वो देख के आंसर दे पाओ। और जब तक तुम्हारे ब्रेन में ये ड्राइंग नहीं ड्रॉ हो रही है, क्योंकि तुम पेपर में तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे रफ पेज पे, तुमको अगर फास्ट आंसर करना है, तुम्हारे ब्रेन में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनना चाहिए जहां पे ड्रॉ हुआ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। 3 स्टेजेस 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेज में तीनों के तीनों शुरुआत में चालू हुए। क्या ऊपर गया बेटा? टोटल प्रोडक्ट, मतलब ये इससे करके फिर एक तो और ऊपर गया, और ये ऐसा चीज कुछ तो बन गया। लेकिन फर्स्ट स्टेज की बात, दो कहो तो उठने वाले, एक उठ के गिरेगा, एक नीचे से कांस्टेंट जाते हैं, यहाँ पे टच हो जाएगा, जब वो गिरेगा तब वो टच होगा, यहाँ से एक पॉइंट बनेगा। याद रखना, पॉइंट कहां से बना रहे? जब ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केस में कौन ऊपर रहेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टेज 1 डन। स्टेज 1 का ये। स्टेज 2 ये बढ़ ही रहा है, टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है क्या? नहीं, वो बढ़ ही रहा है, कांस्टेंट।
स्टेज 2 में गिरे, लेकिन कौन ज्यादा गिर गया? मार्जिनल। और कौन धीरे धीरे गिर रहा है? और जब तुम्हारा मार्जिनल टच हो जाएगा एक्स एक्सिस को, तब तुम यहां से ड्रॉ कर लेना लाइन, और तब तुम इसको टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमम बना देना, और ये तो कुछ नहीं तो चलते रहेगा गिर रहा है। तो यहाँ पे स्टेज 2 क्या हो जाएगा? एंड। स्टेज 3 में तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? गिरेगा। मार्जिनल क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। और एवरेज क्या हो जाएगा? मतलब वो डिक्लाइन ही होता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि नहीं आया तो ठीक है, लेकिन यार इतना तो कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा कि तुमको चीजें आएगी, और ये खुद से पॉजिटिव बार बार बोलो तो तुमको खुद समझेगा कि तुम सच में होशियार हो। और आज जो एब्सेंट है वो बाद में आके बोलेंगे कि सर नहीं समझ रहा, तो अब मैं क्या करूँ? उसमें बहुत बड़ा डाउट। ठीक है, इस पे क्या है बेटा? वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सबसे पहले आपके तीन चीजें थी, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या था? वेरिएबल ऑफ इनपुट। यहां से मैंने चीजें शुरू की, मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ तो ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब आप बोलो कि सर ऐसा क्यों? उसका भी रीजन बताओ। फिर ये एक चीज ड्रॉ हुई है, और ये एक चीज, तो क्या यहाँ पे मैं पहले एक फेस कर लूं? हाँ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि जब ये समथिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शायद यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट पे बेंड और ऊपर बढ़े, ऐसे था। लेकिन ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? बेसिकली तुम सारे कंडीशन को जस्टिफाई करो, और जहां पे तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ना बेटा, याद रखो, सपोज यहाँ पे मैक्सिमम और इसके बाद डिक्लाइन हुआ है, तो इस पॉइंट पे ये जो टोटल प्रोडक्ट है उसे पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और आपने किसी भी कंडीशन को तोड़ा नहीं, सब बराबर। स्टेज 1 अगर अच्छे से ड्रॉ हो गया तो 2 में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 में क्या सीन होगा कि 2 में ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो ऐसे ही डिक्लाइन हुआ, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा, लेकिन धीरे धीरे जा रहा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, यहाँ से क्या कर लो, और यहाँ पे तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? मैक्सिमम। और स्टेज 2 भी ड्रॉ हो गया तुम्हारा, और स्टेज 2 में यहाँ पे नाम वापस लिख देना, ये कौन सा रहेगा? एवरेज प्रोडक्ट। और ये क्या रहेगा? मान, ताकि अगर स्टेज 2 के आपको एमसीक्यूज आए तो आप स्टेज 2 को इमेजिन कर पाओ और आंसर दे। अब स्टेज 3 में तो दिक्कत है ही, स्टेज 3 तो सबसे सिंपल है। स्टेज 3 में आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ है बेटा? डिक्लाइन है, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ है, और हर स्टेज पे नाम लिखना, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता गया? ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कौन से रन की बात है? शॉर्ट रन की। समझ में आ रहा है कौन सा रन पीरियड बेटा है? शॉर्ट रन। और अगर ये समझा है तो इन्होंने अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सारी यही चीजें बताई हुई है, पे अटेंशन। स्टेज 1 पढ़ो बेटा, पूरा कंप्लीट करो, और चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो। क्या सब चीजें समझी गया तुमको? और एक पॉइंट समझो, यहाँ पे रहने दो, मैं रीड करता हूँ। स्टेज 1 को कौन सा स्टेज बोलेंगे? इंटीग्रेटर। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट। अब देखो ये वाला कर्व है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड पे। ये लेवल 1 है, ठीक है। मैं पहले मार्जिनल निकालता हूँ, ये मार्जिनल को आया आया आया, यहाँ पे बढ़ा और यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, तो मार्जिनल यहाँ पे क्या था मेरा? मैक्सिमम। मेरा टोटल प्रोडक्ट भी आ रहा है और यहाँ तक इंक्रीज हुआ, इधर भी इंक्रीज ही हुआ, लेकिन सवाल क्या है, यहाँ पे जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट
क्या है, मैक्सिमम। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बेटा, मैक्सिमम। तो अब एक पॉइंट बना, इसको पॉइंट एफ, कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ क्या, इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। तो टोटल प्रोडक्ट की स्पीड दो टाइप, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है रे? लेकिन एक है इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ना, एक है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना। क्या, एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, एक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना। सवाल ये होगा कि कब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और कब के बाद वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ये तुमने देखना है। सी, increasing rate up to point, that is in figure point F, marginal product also rise and is maximum at the point of corresponding to क्या बेटा, this is the point of क्या, inflection। जहां पे marginal point maximum, उसे कौन सा point बोलेंगे, point of inflection। कौन सा point बोलेंगे, point of inflection। and average product goes on rising, average product तो first level पे कभी कम हुआ क्या, हुआ क्या, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा बढ़ ही रहा, तो डिक्लाइन हुआ क्या, नहीं, वो बढ़ ही रहा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एफ ऑनवर्ड, पॉइंट एफ क्या था, लेकिन क्या हुआ था उधर, क्या मैक्सिमम, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम था, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। फ्रॉम पॉइंट एफ ऑनवर्ड ड्यूरिंग स्टेज 1 द टोटल प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग बट डिमिनिशिंग रेट। और ये एमसीक्यू है कि from the point of inflection your total product, option A increases, option B decreases, option C increases at rising या increasing rate, option C increases at diminishing, D increases at diminishing rate। आंसर इज increases at diminishing rate। अब बहुत आराम से बोल दिया, पेपर में सवाल कहां से है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट विच रेट, डिमिनिशिंग रेट। कहां से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले वो कैसे बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग रेट, और इसके बाद ये कैसे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट। क्या ये क्लियर है, यस सर। आगे, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल बट वो स्टिल क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। क्या नेगेटिव हो रहा है क्या, नहीं, इसको बोलते गिर तो रहा है लेकिन गिरता तो क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव में गया नहीं। द स्टेज 1 एंड when AP curve reach at which point, highest point। सीधा एक सवाल आता है, in law of variable proportion in short run, at which stage your average product is maximum, at the end of stage 1। बताओ, अब ये क्लियर आपने इंटरप्रेट करना चाहिए, सेकंड टाइम पढ़ा, लेकिन अब हुआ क्या इंटरप्रेट, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये तुमको ये गलत आदत है कि हर चीज मैं बता रहा हूँ, इट्स गुड कि मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर जो अभी एब्सेंट है या जो तुम वो चीज करो कि पढ़ते हो ना, प्लीज शांति से जब तक समझने आगे बढ़े, ऐसे नहीं कि 1 घंटा भी उसी बैठ के। तो अपना एक वो डेवलपमेंट चीज को ये पढ़ाने के बाद भी तुमने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, तुमने पढ़ा लेकिन इंक्रीजिंग रेट और डिमिनिशिंग रेट को देखा ही नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स चला गया, क्योंकि आईसीआई को पता है यही पॉइंट बच्चा नहीं पढ़ने वाला, जो यहाँ पे 90 और ये रिजल्ट है एक्चुअली, दैट इज 30% जो रिजल्ट है वही है, और यही पे 30% रिजल्ट है। तो बिल्कुल नहीं, उनको पता है कि कहाँ पे बच्चे इतना पढ़ने का जैसे क्वेश्चन डालेंगे, तुमको लगता है कि भारत में कोई बच्चा फेल होगा, सबको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें वो क्या ढूंढते हैं, बचा बेटा पढ़ के आया क्या, बोले बहुत कॉन्फिडेंस है, दे कौन सी स्टेज के बाद डिमिनिशिंग रेट से पढ़ता है कि इंक्रीजिंग, बोले सारा लोग आओ फिर अगले टाइम। इजी है, बट तुम लोगों को जहां पे लगता है कि हमारा अवेयरनेस कम हुआ, आई से साइकोलॉजिकल वही क्वेश्चन आपको पूछेगी। डन हो गया ये, कोई डाउट यहाँ पे, कोई भी पूछेगा अभी तुमको आएगा डिमिनिशिंग रेट से कौन से पॉइंट के बाद होगा, पॉइंट ऑफ बता। अब thus in the first stage AP curves rise throughout, whereas the marginal product curve first rises and then क्या बेटा start falling after reaching its maximum। तो उन्होंने कहा एवरेज प्रोडक्ट तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता भी है और डिक्लाइन भी होता है। It is to be noted that marginal product although start declining remains greater than average product throughout the stage of क्या बेटा average product continue to क्या rise। उन्होंने क्या कहा है कि भले मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा बढ़ के, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन आते बच्चे बोलते सर ये तो तुमने समझाया नहीं, तो ऐसे कर देंगे। बताओ, थ्रू आउट द स्टेज, एंड नहीं बोल रहा, बिफोर, ड्यूरिंग द स्टेज, मतलब कंटिन्यूइंग में, एंड ऑफ द स्टेज पर नहीं बोल रहा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा एवरेज प्रोडक्ट से क्या रहेगा, ज्यादा है। और ऐसे सवाल आते बच्चे बोलते हैं, देख के बच्चे बोलते आता क्या करना है, at the end of the stage 1, आंसर इज सी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरसेक्ट करता है, और जैसे इंटरसेक्ट किया वो क्या हो गए, इक्वल।
समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम एवरेज प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एवरेज प्रोडक्ट की बात करो, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। एंड ऑफ द क्या रहेगा, एवरेज प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, स्टेज 1 के एंड में, स्टेज 2 के कि स्टेज 3 के? स्टेज 1 के एंड में एवरेज प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। मतलब तुम्हारा स्टेज 1 को क्या कहते हैं, नाम क्या बेटा, इंक्रीजिंग। खत्म हो गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चार्ट निकाला, ये क्या, और ऊपर जो था वो यही चीज था जो तुम समझ रहे। डन, इससे एमसीक्यूज डन हो जाएंगे स्टेज 1 के। नाउ कम टू स्टेज, क्या स्टेज 2 देखो, व्हाट है स्टेज 2 क्या है, एक्स एक्सप्रेशन टू लॉ, अच्छा इसको एक्सपेक्ट किया इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या है। अब एक बार रीड करो, पेज 1 का ही है, लेकिन मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, बट मेरे सामने ही रीड करो, क्या पता तुम वापस से अपने हिसाब से तो आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके पढ़ लो। और घर पे पढ़ने को आधे बच्चे तो ऐसे अज्यूम करते पढ़ने ही नहीं, टाइम के लिए पढ़ेंगे। पढ़ो फटाफट। इसमें रीजन दिया हुआ है क्यों इंक्रीज हो रहे, क्योंकि इनिशियली तुम्हारे पास सारे इनपुट अबेंडेंट, मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे सब चीजें अच्छी अच्छी हो रही है, दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न। वैसे सवाल आ सकता है। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को क्या सीखा, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के एक ही बात बोली, तुम्हारे पास फिक्स फैक्टर होते हैं, लेकिन उसका एफिशिएंसी तब बढ़ेगा जब क्या इंक्रीज करोगे, वेरिएबल फैक्टर। एक मशीन है, उस पे 3 लोग लगाए हुए, मतलब मशीन तो बहुत बड़ी है, इस पे 10 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मैन पावर कम था, 3 ही लोग लगाए, तो मशीन उतना आउटपुट नहीं दे पाएगी जितना देना चाहिए। तो जैसे तुमने अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया, तो वैसे वैसे तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा। अगर नहीं समझ रहा तो ये देखो, 10 मतलब ये पूरे का सारांश। More unit of variable factor are employed to work with indivisible factor, that is fixed factor. Output greatly increased due to fuller utilization of later. The second reason why we get increasing return at initial stage is that more unit of variable factor are employed. The efficiency of variable factor क्या बेटा increases. This because introduction of division of labor and specialization become possible. कि आपने एक की जगह दो, दो की जगह चार, चार की जगह 5 लेबर को लगाया, तो उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ा, इफिशियंसी बढ़ गया, और उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा दारोमदार किस पे दिया हुआ बेटा, वेरिएबल फैक्टर। जितने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा उतना यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, और तुम्हारा रिटर्न क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और बाकी आपने इंटरप्रेट करना ही था, वही चीज उन्होंने एग्जांपल दी, 2 लोग काम पे लगाए, 4 लोग काम पे लगाए, एंड सो ऑन। स्टेज 2, स्टेज 2 का नाम पे एमसीक्यू आता है, क्या नाम है स्टेज 2 का, डिमिनिशिंग रिटर्न। इन स्टेज 2, अब आप ऑब्जर्व करो ये पढ़ने से पहले, स्टेज 2 में क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज,
डिक्लाइन की मेरा सवाल क्या है, फर्स्ट स्टेज में तो इंक्रीज हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ सेकंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन कौन ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना तुमने क्लियर कर लिया। फर्स्ट स्टेज के एंड में क्या हो रहा था, टॉप पे कौन जा रहा था, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, जीरो क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, और अपना एवरेज प्रोडक्ट नॉर्मल चलते आ रहा था, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं था। In stage 2, total product continue to increase again at which rate, diminishing rate। ये तो फिक्स है, बढ़ेगा, डिमिनिश का मतलब कम होना नहीं है, नहीं तो बच्चे आके बाद में सवाल पूछते हैं सर ये टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश काय को बोला, ये तो अरे भाई डिमिनिश नहीं बोला, वो डिमिनिशिंग रेट बोला, इसका मतलब होता है कम स्पीड से बढ़ना। ये तुम बोलोगे डिमिनिश काय को दिया, इधर तो सर बढ़ रहा है ना, ऐसे सवाल आते हैं, तो पहले ही बोल रहा हूँ डिमिनिशिंग मतलब कम स्पीड से बढ़ना, और ये ढुकले ये नहीं करी इंक्रीज, बोले इंक्रीज डिमिनिशिंग दोनों दिया, नहीं समझ, आप समझ रहे क्या, increased at which rate, diminishing rate until reach its maximum point h। when second stage end, जब second stage end होता है तुमको पता है टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, maximum। in this stage both marginal product and average product of the variable factor are diminishing, but क्या बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब गिरना, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव कब, जो वो एक्स एक्सिस को तोड़ के नीचे जाए, उन्होंने एक्स एक्सिस को तोड़ा था क्या, नहीं, वो क्या थे, पॉजिटिव ही थे, भले वो क्या हो रहे थे, डिमिनिश हो रहे थे, याद रखना। फिर एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, एट पॉइंट ए, मतलब जो ऊपर हमने देख क्या, करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉइंट एच, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज व्हाट मालिक, जीरो। स्टेज 2 is also known as stage of क्या बेटा, diminishing return, because both the average and marginal product of variable factor continuously falling during this stage। This stage is very important because very important, 10 मार्क का सवाल, और ये आता है, क्या सवाल आता है ये अभी बता देता हूँ, उसका आंसर भी दे देता हूँ कि एक रैशनल फॉर्म कौन से स्टेज पे काम करना चाहेगी, तो आंसर इज स्टेज, वो देते स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो आंसर ये रहेगा कि इट इज दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर्म विल सीक टू प्रोड्यूस विद इन इट्स रेंज। इसका मतलब ही जब आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्टेज में काम करना फॉर्म कि प्रेफर करेगी, तो आंसर वुड बी लाइक स्टेज 2। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिटर्न, मतलब वही चीज है भाई, अभी ये क्या है जरा आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन फिर मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, ये आप स्टार मार्क करिए, रीड करना है। अब आता हूं मैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 का नाम क्या है, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, स्टेज 1 का नाम क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 का नाम क्या था, डिमिनिशिंग रिटर्न, और स्टेज 3 क्या है, नेगेटिव। क्या हुआ इसमें, टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, कम हुआ, क्या हुआ, डिक्लाइन। एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। तो उन्होंने बोला कि सब गिर रहे, लेकिन कौन नेगेटिव में जा रहा, स्टेज 3 में एवरेज प्रोडक्ट भी गिर रहा बट पॉजिटिव है, नेगेटिव है क्या, नहीं। मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा बट पॉजिटिव की नेगेटिव, स्टेज 3 टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो ये आएगा एमपी इज व्हाट मालिक, नेगेटिव। एट विच स्टेज, 1 2 की 3, स्टेज 3। एवरेज प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रहेगा, दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न since the marginal product of variable factor is negative during this stage। An explanation, as the amount of variable factor continues to be increased to the constant quantity of other stage reached when the total product decline and marginal product becomes negative। This is due to the fact that quantity of variable factor becomes too excessive related to the fixed factor, so that they get each other's way, with the result what the output falls instead of rising। In such a situation, reduction the unit of variable factor increasing। और सब मैंने पढ़ लिया, तुम बोले हाँ पढ़ो, अच्छा लगा, समझा कुछ, बोले बहुत बार हमको सिर्फ इतना समझा, भारत माता की जय। स्टेज 3 में क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा रिटर्न रहेगा, नेगेटिव। हमको सिर्फ इतना समझा कि टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होता, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हम घर पे पढ़ेंगे तो भी हमारे समझ में आएगा नहीं, तो तुमको मेरी तरफ से एक ही काम कर सकता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ और नेगेटिव रिटर्न का एक बात बता सकता हूँ कि ये बहुत बच्चों ने पढ़ा रहेगा, उनको पता भी रहेगा, लेकिन उनको अभी पहली बार समझा है क्या इसको नेगेटिव रिटर्न। तो ये बहुत बड़ा खेती है, और यहाँ पे एक बंदे को मैंने काम में लगाया, प्रोडक्शन कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ज्यादा वर्कर कराऊंगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा कि कम प्रोडक्शन होगा, ज्यादा। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इतनी खेती पे अब इतने वर्कर ला दिए कि मतलब उन वर्कर के पैर के नीचे आके वो क्रॉप खराब हो रही है। मतलब वो क्या करेंगे, मतलब इतने, मतलब पूरे पूरे गांव में 1000 लोगों को काम पे लगा देंगे,
अब मेरे को बताओ उनको खड़े रहने को जगह किधर और बी बोने को जगह किधर। तो यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव रिटर्न देगा कि नेगेटिव रिटर्न। जब वेरिएबल वेरिएबल फैक्टर इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारा रिटर्न वो मशीन अभी भी ये जितना क्रॉप दे रहा था वो प्रोडक्शन उतना भी नहीं हो रहा कि तुम्हारे रुकने को ज्यादा जगह लग रही है। तो प्रोडक्शन कब करेंगे, इसीलिए कौन सा रिटर्न हो जाता बेटा, नेगेटिव। वो ऐसी बात थी, कितना वेरिएबल तुमने कर लिया, वेरिएबल फैक्टर्स कितने बढ़ा दिए कि अब उससे आउटपुट बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे तुम्हारा फार्म क्रॉप बढ़ने की जगह कम हो गई, इनके पैर के नीचे आगे आधे खराब हो गए, इनको झुकने को जगह नहीं, तो फिर लगाओगे। पॉइंट समझ में आएगा, दैट इज क्या, नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। भूल गया व्हाट इज स्टेज ऑफ ऑपरेशन। an important question in this in which stage a rational producer will seek to produce. A rational producer will never produce in stage 3 where marginal product of variable factor is negative. This being so, a producer can always increase his output by reducing the amount of variable factor even if the variable factor is free of cost. A rational producer stop. अगर ऐसे है की फार्मर फार्मिंग कर रहा है और बाहर लोक खडे, साहेब मला येऊ द्या, काम पाहिजे, पैसे देऊ नका, मी फक्त येईल. अरे पण तू उभा कुठे राहता और किधर वो क्रॉप लगाएंगे. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि भले तुमको वेरिएबल फैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा नहीं. कौन सी स्टेज पे, स्टेज 3. पॉइंट क्लियर है, यस. रैशनल प्रोड्यूसर विल आल्सो नॉट प्रोड्यूस एट स्टेज 1 क्योंकि स्टेज 1 पे he will not making the best use of fixed factor and he will not utilize fully the opportunities of the beta increase in production by increasing quantity of variable factor. पूरी तरीके से उसे लेबर मिल ही नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो अंडर प्रोडक्शन में काम कर रहा है. ठीक है ना. तो वहां पे तो मतलब इनपुट मतलब जितनी बड़ी जमीन है लेकिन वहां पे लोग ही कम, तो पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहा. तो स्टेज 1 पे यहाँ पे भी काम नहीं करेगा. Even if the fixed factor is free of cost in this stage, a rational entrepreneur will continue adding more variable factor. बोले जमीन दे देंगे, बोले जमीन देके क्या करूँ, अकेला कितना वो काम करूंगा और मर जाऊंगा अगर इतने 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन पे अकेले ही. अगर मैंने सपोज ट्रैक्टर है नहीं, इमेजिन करो वो बैलगाड़ी लेके वो खेत जोत रहा है, इस असम्पशन, तो बोलेगा इतना बड़ा खेत देके करो क्या साहब, तुम फुकट दो तो भी नहीं चाहिए, तो अकेले बंदे के लिए चाहिए. तो यहाँ पे बोला है कि भले फैक्टर फिक्स फैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी बंदा यहाँ पे काम करेगा नहीं. It is clear that rational producer will never produce in stage 1 and stage 3. This stage are called stage of underlying. ये होता है MCQ. कौन से स्टेज को स्टेज ऑफ absurdity और इकोनॉमिक नॉनसेंस कहा जाता है. तो स्टेज 1 एंड स्टेज 3 इसको इकोनॉमिक क्या कहा जाता है बेटा, नॉनसेंस. या ये स्टेज ऑफ absurdity मतलब यहाँ पे कोई फालतू है ऐसी बात, स्टेज ऑफ फालतू है. ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज. A rational producer will always produce in which stage? Stage 2, where both the marginal product and average product of the variable factor are diminishing. At which particular point in this stage, producer will decide to produce depend upon the price factor, the optimum level of employment, variable factor will be determined and वगैरह वगैरह. सो तो आपको इतना ही पूछा जाएगा कि कौन से लेवल पे, कौन से जगह पे, कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 2. कौन से स्टेज को स्टेज ऑफ नॉनसेंस कहा जाता है, इकोनॉमिक नॉनसेंस. और इसका और एक नाम क्या है, absurdity. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा रिटर्न टू, कौन सा लॉ खत्म हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन से तुमको दूसरे का पढ़ना है बेटा. यहाँ से चालू किया. अब ये क्या था सर, अगेन घर से ये पॉइंट रीड करना है जो मैंने कहा है. भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स ना रिड्यूस हो, तुमको अच्छा समझे, तो इतना टास्क तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है मालिक. यहाँ पे वही चीज है रिलेशनशिप बिटवीन. अब देखो तुम बोलोगे तो इतना बड़ा पॉइंट हो गया. अब मेरे को बताओ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. और यहाँ से वो सवाल था और अब तुमको समझेगा. बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट. तो एवरेज तो मिल ही जाएगा. और मार्जिनल प्रोडक्ट तो चेंज लेते हैं हम लोग कि पहले में से दूसरे का माइनस करने का, वो तुमने सीखा था. When average product raise as a result of increase in quantity of variable input, marginal product is more than average product. क्या बराबर है क्या? एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ऊपर था कि नहीं था, ऊपर ही था. तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट. When average product is maximum, marginal product is equal to average product. बराबर है क्या? भाई ढोकलो याद करो, स्टेज 1 पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ था तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसको अटैच हो गया था. तो सब समझ में आएगा तुम मतलब ऐसे. लेकिन रीड अगर थोड़ा तो फिर लग जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ
पॉइंट वैसे करके दिए कि तुमको कुछ मतलब छूटेगा नहीं कुछ तुम्हारा, ध्यान से देखो। When average product is maximum, marginal product is equal to average product. In other words, the marginal product curve cuts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व एज इट्स मैक्सिमम। तो कौन सा कर्व किसको कट कर रहा, लॉजिकली बोलना। मार्जिनल प्रोडक्ट, इन अदर वर्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ढोकलो ऊपर से कौन आ रहा नीचे से, तो ऊपर था ही कौन, मतलब पहले ये ऊपर मार्जिनल था और नीचे आके इसको कट कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट किसको कर रहा है, एवरेज को कट कर रहा है। कहां से यहाँ पे तुम गलत हो गए, ये भी सवाल आता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट किसको कट करेगा, एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स पिक। समझ में आ रहा है क्या, तो तुम बोले थे ऐसे भी तो कट होगा, लेकिन पहले ऊपर कौन था, मार्जिनल, तो वही ऊपर से डायरेक्ट नीचे उसको पहले कट मार। ठीक है, जब वो क्या है, मैक्सिमम है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज। ट्रू और फॉल्स। अब बच्चों ने सर तो जमचत नहीं, ट्रू और फॉल्स लिखा है तो ट्रू ही रहेगा, लेकिन इमेजिन करो तुम्हारे इसमें कि तुमको दिमाग में इमेजिन हो रहा है क्या ट्रू है। When average product fall, marginal product is less than average product. स्टेज 2 याद करो, स्टेज 2 में दोनों ही फॉलो, लेकिन क्या ज्यादा नीचे था, मार्जिन, और उसके ऊपर एवरेज था, और इसीलिए ये ट्रू है कि आपका एवरेज प्रोडक्ट भी गिर रहा है, मार्जिनल भी गिर रहा है, लेकिन क्या ज्यादा रेट से गिर रहा है, मार्जिनल। इसलिए उन्होंने कहा कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। लेगा नहीं, मतलब ये पॉइंट भी मैंने तुमको रिलेशनशिप वाला करा के दिया, और जहां से सवाल आते हैं, ये असम्पशन है। लॉ ऑपरेट अंडर सर्टेन असम्पशन। देखो मतलब मैं इसलिए पहले मैंने तुमको लॉ कंप्लीट करके दिया, पहले एक डायग्राम बताया, स्टेजेस एक्सप्लेन किया, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट बताया। अब क्या चल रहा है अपना, लॉ के असम्पशन। पहला, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड क्या बेटा, अनचेंज। तो टेक्नोलॉजी बदलेगी नहीं। कौन से लॉ को स्टडी करते वक्त, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन का लॉ है कि लॉन्ग रन का है, इफ देयर इज द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मार्जिनल प्रोडक्ट वगैरह बदल जाएगा, तो हम अज्यूम करेंगे टेक्नोलॉजी, और इससे सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर असम्पशन ऑफ। ये पहला, टेक्नोलॉजी रिमेंस सेम, देयर मस्ट बी सम इनपुट whose क्वांटिटी केप्ट क्या बेटा, फिक्स। व्हाई फिक्स, क्योंकि कौन सा रन है, शॉर्ट रन। और असम्पशन ए यहाँ पे रन, क्या बेटा क्या रहेगा, एटलीस्ट फिक्स। और क्यों फिक्स रहेगा, लॉजिकली समझ लो, क्योंकि तुम शॉर्ट रन का लॉ पढ़ रहे हो, तो फिक्स तो होना ही चाहिए एटलीस्ट वन, नहीं तो लॉन्ग रन हो जाता। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर ऑल फैक्टर आर प्रोपोर्शनेटली वैलिड। तुमको एक ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, when all factors of production are proportionately varied मतलब change, in that case also law of variable proportion apply। true or false, false। why, क्योंकि सारे फैक्टर्स अगर वेरी हो गए तो लॉन्ग रन हो जाएगा, और लॉन्ग रन में वेरिएबल अप्लाई होगा नहीं, कब अप्लाई होगा, एटलीस्ट एक क्या रहेगा, फिक्स। ठीक है ना, the law does not apply to those cases where factor must be used in fixed proportion to its output। when the various factors are required to be used in fixed proportion, increase in one factor would not lead to increase in output। marginal product of variable factor will then zero and not diminishing। इसलिए ये लाइन अंडरलाइन करो कि law does not apply to those cases where factors must be used in fixed proportion। कि सब आप एक फिक्स में कोई, मतलब तभी तो नहीं, कुछ तो वेरिएबल रहेगा, जैसे लेबर एंड लास्ट, तो इसलिए कुछ वेरिएबल तो रहने वाले। वी कंसीडर ओनली बेटा फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हमने बोला पैसे क्या कमा रहे हो बाकी का, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट आएगा, ये चार क्या हो गए तुम्हारे असम्पशन। किसके असम्पशन हो गए, लॉ ऑफ वेरिएबल। बाकी तो ये डायरेक्ट मैंने चार्ट आपको बताया, असम्पशन मैंने करा दी। अब ये वाला तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, वही था मार्जिनल प्रोडक्ट, ये मार्जिनल यूटिलिटी जैसा, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। तो वहां पे टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन किया था आपने, यहाँ पे लिखना है टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन। अब तुमको मैं ग्राफ भी बताता हूँ तो तुम्हारे तब ध्यान में आएगा, तुम बोलोगे ये क्या था, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब ये देखो, ये रहा तुम्हारा ग्राफ टेबल, पे अटेंशन, पे अटेंशन। टोटल प्रोडक्ट कितना है, 100, एवरेज कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1, 100। मार्जिनल क्या रहेगा, 100 एट द इनिशियल स्टेज। ट्रू और फॉल्स, और एक लाइन और एक एमसीक्यू। एट द इनिशियल स्टेज
इनिशियल स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और तुम लोग यहाँ पे वापस गलत करने वाले मेरे को पता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। और जो एब्सेंट है आप उनको बोलिए कोई लेक्चर देखना देखे, हमारा लेक्चर देखना ना निकले। TP is equal to AP is equal to MP, ट्रू और फॉल्स बोले सर ने सिखाया ट्रू। क्या सर? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे सब क्या है? सेम। समझ रहे हैं क्या बात? क्योंकि शुरुआत से एमसी हो रही, तो ये वाला इक्वेशन सही बैठ जाएगा फर्स्ट इनिशियल स्टेज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा? बढ़ ही रहा है। एक लेवल के बाद वो गिरेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाले सर? सेकेंड स्टेज पे बोले एवरेज प्रोडक्ट निकालो, बोले हमारा धोखे एवरेज आया तो सिंपल फॉर्मूला होता है दैट टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, 210 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा? 105। फिर अगर तुमको पूछा कि भाई मेरे को बताओ कि फोर्थ यूनिट पे एवरेज प्रोडक्ट क्या? टोटल 440, बोले शिकलो में ढोकले एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या? टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो 440 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा? 110। तो एवरेज प्रोडक्ट का विषय खत्म हो गया। फिर तुमको पूछा जाएगा चल मेरे को बता 6 यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? ये ना आंसर क्वेश्चन मार्क है, डरो मत। तुम्हारा 6 पे टोटल प्रोडक्ट 600 माइनस प्रीवियस पर 520, तो देख लो कितना है? 80। वो हमने ऑलरेडी पिछले इसमें भी किया था मार्जिनल कॉस्ट में, वही चीज है, तो फॉर्मूले वही लग रहे। तुमको पूछा बताओ 8 प्रोडक्ट पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना रहेगा? 720 है टोटल प्रोडक्ट, तो 720 माइनस 670, ये कितना हो जाएगा? 50 ना, शायद 50। लेकिन ऐसे क्या पूछेगी पता? 11 यूनिट पे बता क्या है मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, तो 750 माइनस 740 कितना? बच्चे उधर ऑप्शन ही रहेगा 10 और ऑप्शन भी रहेगा -10, तो तुम्हारा आंसर क्या है? ये बच्चे को समझेगा नहीं तो साला -10 क्या है, क्योंकि तुम किसमें से क्या माइनस करते? ये जो करंट है उसमें से प्रीवियस वन, और 740 में से तुम 750 माइनस कर रहे, तो बढ़िया का साइन 750 का नेगेटिव है, तो क्या फिगर आएगा? नेगेटिव। और बच्चा यहाँ पे इतना सिखाने के बाद गलती करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बोले सर समझ लो, समझा ना? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दिस इज योर फॉर्मूला भी डन, तुम्हारा टेबल भी डन। तो इतना करने के बाद वापस तुमको क्या रहता कि सर आता ये पण आम्ही वाचता नहीं, और कुछ बच्चे मेरे को गारंटी पढ़ाई नहीं देता, और इतना एक होने के बाद भी लग जाती। दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन निशान नहीं पढ़, वही था कि कहाँ पे लग जाएगा? शॉर्ट रन में लगेगा, जहाँ पे एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा बेटा? वेरिएबल, तो एक फैक्टर फिक्स रहेगा। ठीक है, वही है। डन तुम्हारा शॉर्ट रन हमने डन किया। अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग रन आज नहीं, वो हम लोग देखेंगे सपोज टू से कल या परसों, अगर पॉसिबल मुझे जमा तो मैं ऑनलाइन सेशन दूंगा, नहीं तो फिर परसों करेंगे। लेकिन आप लोग ये इसमें कोई भी दिक्कत मत रखना, इसके एमसीक्यूज कर लेना। अब मैं बोलता हूँ कि यूनिट 2 ये आपने जितना अच्छे से समझा है, ये बहुत बड़ा लॉ आपने किया, और ये एफवाई बीकॉम में सेकंड सेमेस्टर में इतना ही बड़ा लॉ लिखना है, इतनी ही चीजें लिखनी है, और ये बाय डिफॉल्ट। और इसीलिए फायदा है फिर वो सीएस सीएस सीएमए वाले करने को फिर पढ़ना नहीं पड़ता। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और तुम अगर बोलेंगे बिना पढ़े जाएंगे सर, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीए करने वाले पास तो इसीलिए पास ढोकले पढ़ते रहते पहले, और फिर जाके तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख पाते, तुम क्या ही लिख पाते करके। ठीक है, तो ये रिटर्न टू स्केल होगा, और रिटर्न टू स्केल में ज्यादा चीजें तो है नहीं, वो कल जब हम देखेंगे। उसके बाद क्या रिटर्न टू स्केल, दैट्स ऑल ना, ये चैप्टर। अब ये यूनिट डन। फिर यूनिट 2 पे आएंगे, तुम्हारा चैप्टर रिटर्न, और फिर चैप्टर 4 5 मेरा इकोनॉमिक्स का विषय खत्म। अकाउंट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आज सब्सिडियरी बुक्स का कैश बुक, सेल्स बुक, जनरल प्रॉपर, ये वाली चीजें मैंने आपको दिया था, और सब्सिडियरी बुक्स डन हुआ। आपको अब कैश बुक चालू होने वाला है। कैश बुक में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 11 के लेक्चर है, ठीक है ना, और ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट आएगा, लेकिन इतना है नहीं। और पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक को ऑलरेडी सेशन प्रोवाइड किया। जब मैं सेशन लूंगा तो बिल्कुल मत बोलना कि सर तेवढा लवकर संपूर्ण टाक, क्योंकि मैं 11 वापस नहीं पढ़ा सकता जीरो से। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिर भी आपको 11 का प्रोवाइड किया गया है, तो पूरा देखिए, है ना, हर एक लेक्चर, और फिर डाउट आपके 100% क्लियर हो ही जाए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा तो भी उतना तो आज का लेक्चर जिन्होंने देखा रहेगा उसको उतना समझ में आ गया कि जो चीजें मैंने बताया उससे ध्यान में रखी तो प्रॉब्लम आएगा भी। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच।